यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो डे नंबर यहाँ पर आज 13 रहेगा, मेंटरशिप चल रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी का जो मेंटरशिप है इसका डे नंबर 13 आज देखेंगे और उसमें टॉपिक देखेंगे क्या क्या हमारे पॉलिटिक्स इसमें टॉपिक है, ठीक है। डे 13 और जो डेट है आज 30 तारीख है और यहाँ पर जो थर्सडे यहाँ पर ये है, ठीक है। सब्जेक्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो इंग्लिश में जो टॉपिक है वो सब मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, क्या क्या टॉपिक इसके इंग्लिश में, राइट। तो इंग्लिश वाले भी अपना सब्जेक्ट दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ सकते हो इसमें, राइट। इसका जो पीडीएफ रहेगा मैं टेलीग्राम पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और दे भी दिया पीडीएफ मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा हुआ है, देख सकते हो उसको। तो यहाँ से देखो टॉपिक हमारा रहेगा इसका यहाँ पर डे 3 यहाँ पर जो डे 13 है, 13 होगा 3 नहीं यहाँ पर, ठीक है। डे 13, राइट। तो इसमें देखो इसमें आपको जो रहेगा इसका क्या क्या करना है टॉपिक, यहाँ पर मूल विषय क्या है, ये मूल विषय सब यहाँ पर दे रहे हैं। इसका उसके साथ अपने सब सब्जेक्ट में आते हैं क्या क्या सब टॉपिक है, उसमें आपको समझ आएगा। जैसे कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स ये क्या होते हैं, इसका समापन क्या है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता के अधिकार क्या होंगे, आर्टिकल 19 से 22 को लेकर उनके बारे में आपको यहाँ से कवर करना है। और शोषण के विरुद्ध यहाँ पर अधिकार होंगे, आर्टिकल 23-24 इसके बारे में आपको एक एक जो इनके कीवर्ड होते हैं वो सब आपको जाके कवर करना है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 ये सब बातें आपको कवर करनी है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29-30 है, इसके बारे में देखना है, राइट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, इसके बारे में देखना है। जो रिट है इसका क्षेत्राधिकार देखना है, क्या रिट है ना, उसके क्षेत्राधिकार देख सकते हो। और यहाँ से टॉपिक आपका इतने पूरे होंगे, ठीक है, जो आपके ये। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं डीपीएसपी, उसके भाग 4 को लेकर के टॉपिक यहाँ पर डीपीएसपी का क्या महत्व है और इसका क्या वर्गीकरण करेंगे आप, और मूल अधिकारों के साथ इसका कैसे संघर्ष होगा, कैसे इनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वो आपको पढ़ना है, राइट। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो भाग 4 हैं उसके बारे में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम इसका क्या महत्व है संशोधन का, क्यों इसकी मतलब ऐसे कर्तव्यों की क्या सोची है वो सब आपको यहाँ से पढ़ना है। तो टोटल इतने यहाँ से टॉपिक हैं, ठीक है। कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है वो आपको यहाँ से बताते हैं। अध्ययन सामग्री में आपको यहाँ से होना चाहिए। यहाँ पर देखो इसमें आधारभूत पुस्तक बेस पुस्तक है जो नोट्स एम लक्ष्मीकांत पुस्तक आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत अगर आपके पास नहीं है तो राजेश मिश्रा सर की बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पे नीचे आपको शो कर रहा होगा, यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट से वहाँ से, तो इससे आपको मिल सकता है इसकी बुक। और कैसे पढ़ना है ये आपकी जो पुस्तक होगी उसके ऊपर यहाँ पर दिए गए जो उप विषय हैं वो सब यहाँ पर दिए होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि सेल डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज के उस पुस्तक के संबंधित अध्याय गहनता से पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज दिया है तो उसके अंदर का सब टॉपिक यहाँ पर दिए होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया ऊपर, ठीक है। वैसे आप इनसे पढ़ोगे उस बुक से। एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है क्योंकि मेंस में कुछ अगर बात आती है लिखने को तो आप लिख सकते हो पॉइंट। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी बातें यहाँ पर मेंस में पूछी जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि नोट्स कैसे बनाना है आपको इन टॉपिक को लेकर के अनुच्छेद 19 से 32 तक मुख्य प्रावधानों को संक्षेप में लिखेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के 2-3 लाइन में आप संक्षेप में बनाएंगे। प्रत्येक अनुच्छेद से जोड़ेंगे, कैसे यहाँ पर केस, यहाँ पर कौन से केस से जोड़ा सब बातें वो केस भी यहाँ पर इसमें अनुच्छेद के साथ जोड़ेंगे। गोलकनाथवाद केस, आनंद भारती केस और मेनका बांधा जो गांधी बनाम है वो केस, ठीक है। और इनके अलग से नोट्स यहाँ पर करेंगे सब बातों को। डीपीएसपी में कैसे करना है, ये फंडामेंटल राइट्स कैसे डीपीएसपी के लेकर के अनुच्छेद 38 से 51 तक के प्रावधान को वर्गीकृत करके यहाँ पर लिखना है। जैसे समाजवादी कौन से हैं इसमें, ठीक है, इसकी गांधीवादी कौन से हैं और इसके उदार बौद्धिक तत्व इसमें कौन कौन से होंगे। तो काफ़ी अलग अलग करके इसको पॉइंट लिखना है, ठीक है। और डीपीएसपी लागू करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख योजनाएं क्या क्या थी ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सब आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत ले सकते हो और यहाँ से आपका जो राजेश मिश्रा सर की बुक है वहाँ पर मिलेगा। और अगर डीप में थोड़ा जाना है तो आप डीडी बसु की जो बुक है वो भी इसको फॉलो कर सकते हो, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज के 42वें संविधान संशोधन की 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची एक जगह यहाँ पर नोट कर लोगे कौन कौन से यहाँ पर हैं, ठीक है, पूरा एक फ्रेम बना के। इसको समझने के लिए जैसे कि यहाँ पर पुस्तक है डीडी बसु जो मैंने आपको बताई वो फॉलो कर सकते हो। संविधान का एक परिचय जैसे कि आपका जो डीडी बसु थी और एक यहाँ से आती है यापीएम बख्शी की लग दो है ना, ये भी बुक यहाँ पर अच्छी है, इनका संविधान का पार्ट यहाँ पर दे रखा है, राइट। डीडी बसु ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर आप नई बुक लेते हो तो, अगर डीप में जाके पढ़ते हो है ना, तो अगर आपको पढ़ना है तो, राइट। तो यहाँ से ये और यहाँ पर राजेश मिश्रा सर की बुक है वो भी आपके यहाँ से अच्छा हेल्प करेगी, राइट। कैसे पढ़ें, इनका उपयोग केवल जटिल अवधारणाओं को समझने और यहाँ पर मौलिक पाठ है जो उसको देखने के लिए करना है। पूरा डीप में जाके नहीं उसमें बढ़ना है, कुछ अगर जैसे कुछ डीप में जाए ना कोई टॉपिक है उसको लेकर के हम इन सभी बुक से पढ़ना है। बाकी आप एम लक्ष्मीकांत और जो राजेश मिश्रा सर की बुक है वो सब आप इससे कर सकते हो, ठीक है। सभी टॉपिक्स पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया ना आपको सभी टॉपिक इससे नहीं पढ़ना है। आपको जैसे कुछ डीप में टॉपिक जाना तो वो सब काफ़ी डीप के लिए बुक बनाई गई, वो काफ़ी गहरा नॉलेज इसमें है, ठीक है। क्यों लक्ष्मीकांत जहाँ स्पष्टीकरण कम लगे वहाँ देख सकते हो उसको, राइट। करंट अफेयर्स समय की कैसे पढ़ना है इसको ऐड करना है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर पिछले 100 साल का मतलब यहाँ से करीब 14 मंथ या 15 मंथ की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी होती है। जैसे विजनेस की मासिक करंट अफेयर्स में हमेशा बताता रहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया अभी
अभी कल मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो मैंने बताया भी कि विजन एस को फॉलो करो, काफ़ी अच्छा है और कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। और बाकी जो मैं आपको यहाँ से कुछ टॉपिक देता रहूँगा, जैसे कि मैं विजन एस के मैगजीन पढ़ रहा हूँ, मैं मैगजीन को देखते जा रहा हूँ, कुछ टॉपिक वहाँ से कम होंगे या फिर नहीं होंगे, तो टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा PIB हो गए, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे, मैं हिंदी में आपको एक एक करके PDF भी प्रोवाइड कराता रहूँगा, वो सब आपको पढ़ने, ठीक है। मैंने आपको लिखा है यहाँ पर कि जो टॉपिक है मैं अपने द्वारा दूंगा वो सब टॉपिक, ठीक है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के जो नए फैसले हाल ही में आए थे वो सब आपको देखने हैं। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से करनी है, उसके बाद अपना आंसर को स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है। देखते हैं कैसे। और यहाँ पर क्या है, DPSP के आधार पर केंद्र राज्य सरकार की कोई नई योजना अगर आई है तो वैसे आप इसमें ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इस टाइप से देखो अपना एक नोट्स अगर बनाते चलोगे तो आपके पास अभी 2 मंथ पूरे हैं, नवंबर पूरा है और दिसंबर पूरा है, तो एक अच्छा सा बहुत नोट तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर हमारे अकॉर्डिंग आप चलोगे मैं बताऊँगा तो, राइट। समान सोचो, इसमें क्या 150 जो शब्द हम क्वेश्चन देंगे उसमें आपको लगभग 9 से 10 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य रखना, टारगेट रखना है कि इतना हमको टाइम में पूरा करना है। 250 शब्द वाले उत्तर को आप लगभग 13 से 15 मिनट में पूरा करेंगे, ठीक है। सब सीमा लगभग यहाँ पर 3 से 4 पैराग्राफ मुख्य भाग निष्कर्ष के रूप में, बुलेट पॉइंट्स के रूप में प्रयोग कर सकते हो। ये सब आप इसको पढ़ सकते हो, आपके लिए बातें दी गई हैं, ठीक है। देखते हैं मुख्य परीक्षा पर आधारित इस टॉपिक पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पहला, यहाँ पर देखो पहला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार और DPSP को संबंध को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। क्या सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध को स्थापित करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बताना है आपको 250 शब्द में। कैसे आप बताओगे? आप यहाँ पर बताओगे पहले इंट्रोडक्शन या इसका प्रस्तावना, क्या लिखोगे? परिचय में आप बताओगे, इसको संदर्भित करोगे कि यहाँ पर कैसे फंडामेंटल राइट्स इसके बारे में बताओगे, राजनीतिक लोकतंत्र का अधिकार कैसे संबंधित है ना, कुछ नकारात्मक इसकी प्रकृति है 2 पॉइंट बता दोगे, ठीक है। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कैसे यहाँ पर सकारात्मक प्रकृति को बताता है, ऐसे करके भी आंसर स्टार्ट कर सकते हो। यह मौलिक अधिकार जो है और मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसके लेकर के भी एक 2 लाइन करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग को बता के, ठीक है। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स की जो राजनीतिक लोकतंत्र वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 2 जगह से आंसर अगर आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो इसका, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन हो गया। मेन बॉडी में आप लिखोगे, मेन बॉडी जैसे कि है बोला कि जो कम्प्लीमेंट्री जैसे कैसे पूरक है, बोला ना कि कैसे पूरक है ये, ठीक है। तो देखो आप इसमें बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स है ये साध्य मतलब बिना DPSP साधन के क्या है, अर्थहीन है। और DPSP कल्याणकारी राज्य फंडामेंटल राइट्स के लिए सामाजिक कल्याण तैयार करने के लिए, उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा का अधिकार जो है और DPSP इसमें प्रावधान किए गए हैं, तो ये सब बता सकते हो इसमें। उसके बाद इसमें आप बताओगे सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या रही है इसमें संघर्ष के विकास को लेकर, सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका इसमें रही है, तो बता सकते हो। जैसे फंडामेंटल यहाँ पर राइट्स हैं उसमें 3 चरण को लेकर के, जैसे कि इसमें पहला चरण आरंभिक फंडामेंटल राइट्स जो श्रेष्ठ गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य है उसको लेकर के। दूसरा चरण आप बताओगे DPSP को जो यहाँ पर बल मिला था, जैसे कि 25वां और 42वें संविधान संशोधन को लेकर के आप बता सकते हो बात, ठीक है। और अनुच्छेद 31C भी इसमें बता सकते हो कि DPSP को कैसे वरीयता देने का प्रयास करता था। और तीसरे पॉइंट में आप बता सकते हो कि संतुलन करके कि मिनर्वा मिल्स वाद 1980 कैसे माध्यम से संतुलित स्थापित किया था इन्होंने। तो 3 पॉइंट लेकर के अपना आंसर यहाँ से पूरा कर सकते हो उसको, ठीक है। और यहाँ पर पूरक में बता सकते थे शिक्षा का अधिकार को एग्जांपल दे सकते थे, ठीक है, कि यहाँ पर शिक्षा का अधिकार कैसे यहाँ पर इसके साध्य है या कैसे इसके अर्थहीन होगा। तो ये सब पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो। और यहाँ पर जो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष आप कैसे लिखोगे? निष्कर्ष आपको लिखना है इसमें, निष्कर्ष बात कर रहा है आगे की राह करने के लिए, संतुलन करने के लिए और आगे की राह करने के लिए, ठीक है। तो बताओगे दोनों भारतीय संविधान की आत्मा है और सरकार की नीति और लक्ष्य इन दोनों के सामंजस्यपूर्ण क्रियान्वयन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके निष्कर्ष आप लिखोगे। निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक बुलेट पॉइंट में और 2 से 3 लाइन से ऊपर नहीं लिखना चाहिए। 3 लाइन तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 2-2.5 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन आपका 3 लाइन 3.5 लाइन, इससे ऊपर नहीं। कुछ लोगों ने मैसेज किया सर इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन पहुँच रहा है, तो वो चीज़ आप नीचे मेन बॉडी में बता दो, फिगर बना के दिखा दो, ठीक है, तो कम हो जाएगा वर्ड वहाँ पे। क्वेश्चन 2 यहाँ से संवैधानिक उपचारों का अधिकार और रेट को लेकर के क्वेश्चन यहाँ से टॉपिक था ना सेकंड वाला रेट, जिसमें आपको 150 वर्ड में लिखना है, ऊपर 250 वर्ड में लिखना था, ठीक है। ऊपर मैं बता चुका हूँ कितने कितने वर्ड में कितने कितने चीज़ें कैसे लिखना है। संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 32 को महत्व को स्पष्ट करना है और विभिन्न प्रकार के रिटों को संक्षिप्त में विवरण देना है और बताना कि कैसे नागरिक के मूल अधिकारों के प्रभावी रूप से सुनिश्चित करती हैं। ये कैसे लिखोगे? इसमें इंट्रोडक्शन या परिचय दोगे पहले कैसा। यहाँ पर देखो परिचय बताओगे अनुच्छेद 32 है, इसके बारे में आप यहाँ से स्टार्ट करोगे आंसर को इंट्रोडक्शन से, ठीक है। उसके महत्व को बताओगे, आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, ठीक है।
उसके बाद मतलब 32 में ये बात बताओगे कि अम्बेडकर जो है उनके संविधान की आत्मा कहते हैं और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक यहाँ पर स्वयं मौलिक अधिकार से करके अपना बता दोगे इसके बारे में। मेन बॉडी कैसे स्टार्ट करेंगे? मेन बॉडी में आपको लिखना है ऐसे, आर्टिकल 32 के महत्व को बता दोगे। ये फंडामेंटल राइट्स को वास्तविकता प्रदान करता है, केवल कागजी अधिकार नहीं बल्कि यहाँ पर एक नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने तक का अधिकार देता है। ठीक है, सब जो ब्रैकेट में लिख दोगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट का संरक्षक है, ऐसे करके मेन बॉडी का इस पार्ट लिखोगे। रिटो का विवरण बताओगे आप। रिटो का क्या विवरण है? हेडिंग डाल के बता सकते हो, सीधे से लाइन छोड़ के लिख सकते हो रिटो का विवरण। उसमें लिखोगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, अवैध हिरासत के विरुद्ध होता है। परमादेश क्या होता है? सरकारी अधिकारी को कर्तव्य निर्वहन का आदेश देता है। प्रतिषेध क्या होता है? और उत्प्रेषण, ये अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायिक निकायों के विरुद्ध यहाँ पर होते हैं। अधिकार परीक्षा क्या होती है? ये अवैध सार्वजनिक पद धारण करने के विरुद्ध होती है। ऐसे करके सिर्फ एक एक लाइन में वो पॉइंट बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला है कि इसकी प्रभाव की सुरक्षा क्या होगी, प्रभावी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आपको बताना है कि जो रिट हैं ये नागरिकों के त्वरित और विशिष्ट कानूनी उपचार प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करती हैं। ये आपकी प्रभावी सुरक्षा बता सकते हो। कैसे कैसे करती हैं आप एग्जाम्पल को दे सकते हो उसमें। ठीक है, और उसके बाद इसी क्वेश्चन का अपना निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि 150 वर्ड में लिखना है, ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष में आप लिखोगे ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत में कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आधार स्तंभ होगा। ये अपना निष्कर्ष में लिखोगे और आपका आंसर यहाँ से पूरा होगा। ठीक है, कोशिश करना है जैसे जैसे आप लिख पाते हो वैसे लिख के आपको भेजना है। ठीक है, टेलीग्राम पे आप भेजोगे, वहाँ पे आंसर चेक होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार ये टॉपिक है। आर्टिकल 23-24 का उद्देश्य समाज की जो कमजोर वर्ग है उसमें संरक्षण प्रदान करना और आधुनिक संदर्भ में इस अधिकार के क्रियान्वयन चुनौतियों का मूल्यांकन करना। 150 शब्द में लिखना है। पहला क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? यह प्रस्तावना या परिचय। परिचय देंगे आर्टिकल 23 और 24 को। 23-24 यहाँ पर बताएंगे केंद्रीय विषय है। यह अधिकार मानव गरिमा और समानता को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी बेगार पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का उल्लेख करता है। सिर्फ 3 बातें आप यहाँ से बताओगे। ठीक है, 3 लाइन। उसके बाद मेन बॉडी में आएंगे। मेन बॉडी में यहाँ से इसका क्रियान्वयन पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या इसका अधिकार का क्रियान्वयन होगा। तो आप लिखोगे क्रियान्वयन करके लिख दोगे या फिर नीचे से लाइन छोड़ के लिखोगे कि हमको लिखना है। कानूनी ढांचा हेडिंग डालोगे। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 और जो ऑपरेशन मुक्ति बाल श्रम जो के विरुद्ध यहाँ पर चलाया गया था, ये इसके क्रियान्वयन के लिए काम किए गए थे। 3 काम आप यहाँ पे बता दोगे क्या क्या किए गए थे। ठीक है, आधुनिक संदर्भ में कैसे चुनौतियाँ इसको बता सकते हो। पूछा है कि आधुनिक संदर्भ में इसको कैसे चुनौतियाँ बता सकते हो क्रियान्वयन करने के लिए। तो आधुनिक संदर्भ में आप बताओगे कि तस्करी, जैसे कि मानव तस्करी, जिससे विशेषकर महिलाओं और बच्चों की यहाँ पर एक बड़ी चुनौती बन गई है। ठीक है, और पॉइंट नोट करोगे। अगले पॉइंट में लिख दोगे कि यहाँ पर छिपा हुआ बाल श्रम, जैसे कि संगठित क्षेत्र में यहाँ पर जो घरेलू सहायक और कृषि में इनको जो प्रयोग करते हैं, कम आयु के बच्चों को इनको काम कराना है ना, ये सबको यहाँ पर छिपे वाले में दिखा सकते हो। अगला बेगार। बेगार में बता सकते हो गरीबी और कर्ज के कारण यहाँ पर आज भी मौजूद है। तो इसके सबके एक एक 2-2 लाइन के जो एग्जाम्पल है वो सब नोट कर सकते हो नीचे पॉइंट। ठीक है, बढ़ा के अपने के 2-2 पॉइंट को मैंने आपको की पॉइंट बताया, हेडिंग बताई, और अपना अंदर से एक एक 2 बात आप नोट कर सकते हो इसमें। और इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? मूल्यांकन करेंगे कि यहाँ पर अधिनियम मौजूद है पर प्रभावी प्रवर्तक मतलब इन्फोर्समेंट जो है वो उसकी कमी है और गरीबी और जागरूकता की कमी सफलता में बाधक बना रही है। ठीक है, तो ये आप मूल्यांकन में लिख दोगे। उसके बाद आगे की राह मतलब यहाँ पर जो हमारा निष्कर्ष है, निष्कर्ष में क्या लिखोगे? निष्कर्ष बताओगे कि केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं है, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और कठोर न्यायिक जो प्रवर्तन है उससे ही यह अधिकार वास्तविक रूप में लागू हो पाएगा। ऐसे करके आप यहाँ से स्टेटमेंट बताओगे पूरा निष्कर्ष का। तो ऐसे करके पूरा आंसर आपका 150 वर्ड का पूरा होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। डीपीएसपी का महत्व और यहाँ पर संघर्ष है, इसको लेकर के राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व डीपीएसपी का महत्व केवल नैतिक उपदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक देश के शासन के लिए मूलभूत है। इस कथन की व्याख्या करें और चर्चा करें कि मौलिक अधिकारों के साथ डीपीएसपी संघर्ष किस प्रकार सुलझाया गया है। इंट्रोडक्शन, ये प्रस्तावना, ये अपना परिचय देंगे। कैसे परिचय आप दोगे? डीपीएसपी की प्रकृति और अनुच्छेद 37 के संबंध में बताओगे। डीपीएसपी का यहाँ पर प्रकृति कैसी है वो बताओगे। अनुच्छेद 37 के संदर्भ में बता दोगे 2 लाइन, सिर्फ 1 लाइन वो 2 लाइन ये 3 लाइन में ये हो गया। उसके बाद बताना है महत्व बताओगे कि नैतिक उपदेश कैसे यहाँ पर इससे
मतलब उपदेश से अधिक होंगे। जैसे कि संविधान की व्याख्या बताओगे, संविधान की व्याख्या न्यायालय के सामाजिक न्याय की दिशा में कानून बनाने का एक मार्गदर्शन है, ठीक है। सरकार का मूल्यांकन बताओगे कि जनता द्वारा सरकार के लिए प्रदर्शन को मापने का पैमाना होता है, कैसे होता है, आप कुछ पॉइंट अंदर लिखोगे। कानून का निर्माण होता है, कानून का निर्माण समान नागरिक संहिता जैसे कि आर्टिकल 44 में, ठीक है, पंचायतों का गठन वो बताया गया था, और आर्टिकल 40 जैसे कानून का यहाँ पर आधार बताया गया। तो 3 हेडिंग्स के अंदर आपको पॉइंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला मौलिक अधिकारों के संघर्ष का समाधान क्या होगा, इनके जो समाधान होगा, समाधान भी पूछा है। तो क्या समाधान होगा, लिखोगे आप कि चंपक जो दुराइजन है 1951, उसमें फंडामेंटल राइट श्रेष्ठ है, और गोलकनाथवाद उसमें फंडामेंटल राइट की अपरिवर्तनीयता पर जोर दिया गया, और 25वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन कुछ डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट जो हैं 14 से 19 तक उनकी अपरिवर्तनीयता देने का प्रयास किया गया, और आर्टिकल 31C इसमें यहाँ पर बताए गए थे, ठीक है। उसके बाद आप मिनर्वा इस्तेमाल बताओगे कि यहाँ पर 1980 में संतुलन का सिद्धांत स्थापित हुआ था, और न्यायालय ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को सामंजस्य संविधान का मूल ढांचा बनाना है। तो इस करके आप पॉइंट अपने नोट करोगे, और की पॉइंट कुछ और भी अपने पास से ऐड कर लोगे इनमें, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखोगे, निष्कर्ष आपको लिखना है संघर्ष अंततः न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से सुलझाया गया था, और डीपीएसपी नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि यहाँ पर संवैधानिक आवश्यकताएं हैं जिनका उद्देश्य एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना होता है। ऐसे करके आप यहाँ पे निष्कर्ष अपना लिखोगे। सब यहाँ पर दे रखा है कितने कितने शब्द में कौन कौन से आंसर लिखने हैं। टॉपिक 5 है मौलिक कर्तव्य। इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य के महत्व का वर्णन करेंगे। क्या मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है, अपने तर्क में उत्तर देना 150 शब्द में। इसको अपने आप से खुद से करना है, ठीक है। बस इसका मैं सिर्फ निष्कर्ष बता दे रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। अब स्टार्ट करोगे मौलिक कर्तव्य के संबंध में बताओगे क्या मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मेन बॉडी आपको अपने आप से लिखना है, और निष्कर्ष में बता देता हूँ। निष्कर्ष आप लिखोगे कि मौलिक कर्तव्य का वास्तविक बल नागरिकों की स्वैच्छिक भागीदारी में निहित है, और कानूनी ढांचा केवल कुछ गंभीर उल्लंघन के लिए हो सकते हैं, जबकि मुख्य बल नैतिक शिक्षा और सामाजिक दबाव पर होना चाहिए। ऐसे करके आपको लिखना है निष्कर्ष इसका, ठीक है। और यहाँ से आपका आंसर जो रहेगा वो पूरा होगा, और जो मेन बॉडी इसको अपने आप से ये आंसर की लिखनी है। इंट्रोडक्शन बताया मैंने क्या लिखना है, और निष्कर्ष बता दिया, मेन बॉडी आप खुद से लिखोगे इसके। बाकी यहाँ से 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया, और इसके जो 5 टॉपिक हैं, इस 5 टॉपिक के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होंगे कल मेंटरशिप के, वो कल प्रीलिम्स के देखने को मिलेंगे। आज मैंने 12 नंबर जो मेंस का वो डे था उसमें जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे वो आज मैं कराऊंगा, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। जो कुछ हर चीज़ ना सिस्टमैटिक ढंग से करो, इसके मेंस का करो, फिर इसके प्रीलिम्स के करो, फिर इसके क्वेश्चन टॉपिक को पढ़ो, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ आप इसके कवर कर पाओगे, राइट। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करना है आपको, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।